हेलो 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 हेलो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था हमारे क्रैश कोर्स का पहला चैप्टर का। मेरे ख्याल से 3 टॉपिक हम लोगों ने पढ़े थे। लास्ट हमारा टॉपिक जो था हम लोगों ने पढ़ा था वो था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और इसके आगे बढ़ के हमारा जो टॉपिक आज का है वो होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारा जो कूलम्स लॉ है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के बारे में बात करता है, और हम लोगों को देखना है किसी बॉडी में अगर चार्ज हो तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ता है। अब देखिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे जो हैं वो होते हैं दो तरह के। ठीक है, एक तो देखिए हमारा होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है और इसमें इस तरह से चार्ज पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है। कहने का मतलब ये चार्ज सब अलग अलग है। जैसे मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। इस तरह से चार्ज इसमें अलग अलग फैला हुआ है, कॉन्टिन्यूटी में नहीं है। मतलब इस चार्ज के बाद जस्ट दूसरा चार्ज नहीं है, गैपिंग के बाद है, अलग अलग है। तो जब अलग अलग होता है तो उसमें नेट चार्ज निकालने का जो तरीका है, जैसे मान लो मुझे निकालना है नेट चार्ज कितना है, तो हम सिंपली ऐड कर लेंगे, बस और कुछ नहीं है। यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इनको ऐड कर लिया, हमारा काम हो गया। तो सिंपली इसमें हम लोग समेशन का मेथड लगा लेते हैं, समेशन ऑफ चार्जेस। जितने भी चार्जेस हैं सबको ऐड कर लो, वो हमारा नेट चार्ज आ जाएगा। कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि हमारे पास कोई बॉडी है और इस पूरी पूरी बॉडी में चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, ये पूरा चार्ज फैला हुआ है इस तरीके से। तो पूरी बॉडी पे चार्ज है, मान लो क्यू। ठीक है, तो जब पूरी बॉडी पे चार्ज होता है तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे ऐड नहीं कर सकते। हम लोगों को कैलकुलस के मेथड लगाने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम लोग इसमें एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग तरीके की डेंसिटी होती है। ठीक है, अब जैसे पहला, अगर मान लो सिर्फ लेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिर्फ लेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई लेंथ हमारे पास है, सिर्फ मेरे पास एक लेंथ है। ठीक है, तो ये एक लेंथ मान लेते हैं और इसमें इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यू। तो सिर्फ लेंथ में है, मान लो चार्ज है Q और ये लेंथ मेरे पास है L। तो पूरी की पूरी बॉडी में जो चार्ज है वो कितना है Q, और लेंथ कितनी है L। तो हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं चार्ज डेंसिटी। अब क्योंकि ये लेंथ में है तो हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये टर्म है। ठीक है, बिना इसके काम नहीं चलेगा।
अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिंपली इसको पहले तो हम लोग लिखेंगे लैम्बडा से, सिंबल जो है इसका नाम है लैम्बडा, और इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पे जितना भी चार्ज होगा उसको हम लोग लैम्बडा बोलेंगे, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। जिस भी बॉडी में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका लैम्बडा सेम रहता है। मतलब जिस भी बॉडी में, कोई भी बॉडी है उसमें चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, मतलब हर यूनिट लेंथ पे सेम चार्ज है, यूनिट लेंथ पे सेम चार्ज है, तो उसका लैम्बडा सेम रहेगा। अगर अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें लैम्बडा अलग अलग हो सकता है, अलग अलग पार्ट का, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि लैम्बडा की वैल्यू क्यू अपॉन एल। अगर इसको हम लोग डेरिवेटिव की फॉर्म में समझेंगे तो डेरिवेटिव की फॉर्म में हम लोग ऐसे समझते हैं कि मान लो मेरे पास अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ का है वायर, कुछ भी हो सकता है, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग हमको नहीं पता है, तो वो इनफाइनाइट लेंथ बोला जाता है। तो हम लोग काम क्या करते हैं कि इसमें छोटा सा एक कट ले लेते हैं, और वो कट की लेंथ इतनी होती है कि dl के बराबर की लेंथ होती है, और इस dl की बराबर की लेंथ में मान लो अगर चार्ज dq है, तो यहाँ पे लैम्बडा हम लोग लिख लेते हैं dq बाई dl, बस और कुछ नहीं। इससे हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मदद हो जाती है, वो कैसे होगी हम लोग आगे न्यूमेरिकल में देख लेंगे। टर्म ऐसा है, आपको ये याद रखना है इसे। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर। डायमेंशन की अगर हम बात करें तो कूलम का डायमेंशन होता है 80, और मीटर यानी लेंथ का डायमेंशन होता है l, तो ये हो जाएगा l की पावर -1 80। स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि हमारा ये जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव होगी, निगेटिव चार्ज के लिए निगेटिव होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, लेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस तरीके से होगा। अगर मान लो एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास कोई भी मान लो एरिया है, ये एरिया है, तो इसमें अगर हम चार्ज देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पूरी बॉडी को चार्ज करेंगे, तो वो चार्ज सारा का सारा सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। अगर बॉडी के पास वॉल्यूम भी है तब भी वो सरफेस पे ही आएगा, कंडीशन ये है कि वो कंडक्टर होना चाहिए। तो कंडक्टर में हमेशा चार्ज कहाँ चला जाता है? सरफेस पे चला जाता है। और अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि ये एक प्लेट है जिसमें इस तरफ चार्ज है और इस तरफ चार्ज है, यू, ओके। प्लेट अगर इनफाइनाइट है, मतलब उसका लेंथ भी इनफाइनाइट है, ब्रेथ भी इनफाइनाइट है, वैसा सोचिए। तो इसमें लोग डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग हमेशा सिग्मा से लिखेंगे, साइन का नाम है सिग्मा, और इसकी वैल्यू सेम वही, कितना चार्ज है, मान लो इसमें चार्ज क्यू है, इसका एरिया ए है, इस बार एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन है, इतना ध्यान रखना है। तो इसमें इसको डिफाइन करेंगे क्यू अपॉन ए, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, ओके, चार्ज पर यूनिट एरिया। डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना है तो सेम यही, मान लो मैंने यहाँ पे छोटा सा एरिया ले लिया, और ये इतना छोटा एरिया लिया है कि इसकी वैल्यू आप डी ए बोल सकते हो, और इसमें अगर चार्ज डी क्यू है तो आप इसको लिख सकते हो, सिग्मा को डी क्यू बाई डी ए, बस सिंपल सा। यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन की अगर हम बात करें तो इसका डायमेंशन हो जाएगा 80, और क्योंकि मीटर स्क्वायर नीचे आया तो आ जाएगा एल की पावर -2, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी है, इतना ध्यान रखना है हमें, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है।
स्केलर क्वांटिटी है इसलिए ये निगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है। थर्ड हमारा होता है अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोई वॉल्यूम है, ठीक है। अब वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, मान लो मैंने ले लिया ये स्फीयर, ठीक है, क्या है ये स्फीयर, जिसके पास भी वॉल्यूम होगा उसकी बात हो रही है। तो फिलहाल कन्वीनियंस के लिए मैंने स्फीयर ले लिया और इसमें चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। देखिए जनरली हमारे पास जो इंसुलेटर वाली बॉडी होती है, जो कंडक्टर नहीं होती है, उसमें चार्ज पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसमें ये चार्ज पूरे के पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, इसका वॉल्यूम वी मान लेते हैं, चार्ज है क्यू। तो हम लोग इसमें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी लिखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। इसको हम लोग हमेशा लिखेंगे रू से, RHO। इसकी वैल्यू होगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेरिवेटिव की लैंग्वेज में लिखना है तो छोटा सा वॉल्यूम हम लोग ले सकते हैं, मान लो छोटा सा मैंने वॉल्यूम ले लिया, इसकी वैल्यू है dV, और इस छोटे से वॉल्यूम में अगर चार्ज है dQ, तो हमारा रो कैन बी रिटन एज dQ/dV। यूनिट यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन की अगर हम बात करेंगे तो 80 तो पहले से था ही, L⁻³ हो जाएगी। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, इतना ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। यूज कहाँ करना है कैसे करना है हम लोग आगे न्यूमेरिकल में देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? किसी भी चार्ज के अराउंड, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो, चाहे वो कोई बॉडी पे ही चार्ज क्यों ना हो, चार्ज के सराउंडिंग्स में, ये पूरा का जो पूरा सराउंडिंग्स है इसका, ये सराउंडिंग वाला जो रीजन है, इस रीजन के पास एक खासियत आ जाती है। कंडीशन ये है कि वो चार्ज होना चाहिए। इसके रीजन के पास एक खासियत क्या आ जाती है कि जैसे ही हम कोई दूसरा चार्ज लेकर आएंगे, मान लो हम यहाँ पे दूसरा चार्ज लेकर आ गए, ये, तो इस चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज फोर्स लगाना शुरू कर देता है। जब तक ये वाला चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, दूर है काफ़ी इससे, तब ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पाता। लेकिन जैसे ही इसको हम इसके रीजन में ले आते हैं, इस पार्ट में ले आते हैं, तो इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो वाला रीजन, वो वाला स्पेस जिसके अंदर ये फोर्स फील करना शुरू कर देता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या? इट इज़ द रीजन, इट इज़ द रीजन, या स्पेस बोलना चाहो स्पेस बोल सकते हो, अराउंड any charge in which if another charge brought, then it will experience a force, ठीक है। तो वो वाला रीजन, जिस रीजन में अगर हम किसी दूसरे चार्ज को ले आए तो वो फोर्स फील करने लगता है, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है तो हम लोग इसमें टर्म डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग हमेशा कैपिटल ई से लिखेंगे ऐसे, और सिंपली ये बिल्कुल वैसा ही है। बस इसको डिफाइन कैसे किया गया है, ये चार्ज जितना भी फोर्स फील कर रहा है उस चार्ज को इससे डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज बाय द पर यूनिट चार्ज, बाय पर यूनिट चार्ज। is electric field intensity at that point। ठीक है, उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। फॉर्मूले वाइज अगर लिखेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज। ठीक है, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उस चार्ज को डिवाइड करेंगे, इतना ध्यान रखना, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इसी फॉर्मूले को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, क्योंकि हमारा फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। एक और यूनिट इसका होता है वोल्ट पर मीटर, जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। डायमेंशन की अगर हम बात करें तो न्यूटन का डायमेंशन होता है m/L/T-2 और कूलम का होता है AT, तो ये ऊपर चला जाएगा A-1 T-1। तो इसको लिखेंगे हम लोग mLT-3 A-1। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी तो है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है। किधर डायरेक्शन होगा ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्शन के लिए हम तो एक लाइन में लिख सकते हैं, डायरेक्शन इसका होता है अलोंग फोर्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही डायरेक्शन होगा, ऐसे लिख सकते हैं। समझने के लिए आपको याद रखना है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, तो उसका डायरेक्शन ऐसा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी originated from positive charge and terminated to negative charge, इस तरह से। दिस इज द डायरेक्शन। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई जाती हैं, हम लोग आगे जाके बनाएंगे भी, सीखेंगे कैसे बनाई जाती हैं। डायरेक्शन के लिए अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई है इस तरफ, और यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज हम लोग लेके आते हैं Q0, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। ये वाला जो चार्ज है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा भाई, अगर ये सेम नेचर के हैं तो रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे, अपोजिट नेचर के तो अट्रैक्शन का लगाएंगे। तो ये पॉजिटिव है तो मान लेते हैं अभी पॉजिटिव है, तो ये फोर्स लगाएगा किधर, देखिए इधर लगा देगा फोर्स। ठीक है, तो देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स के डायरेक्शन में है। अब आप अगर ये कह सकते हैं कि मान लो इसकी जगह पे नेगेटिव ले आए, तो जनरली हम लोग पॉजिटिव ही लेके आते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए मैं बना दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे हम लोग कोई निगेटिव चार्ज लेकर चले आए, तो फोर्स लगेगा इस तरफ। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज के केस में आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज माइनस ऑफ फोर्स ऑफ निगेटिव चार्ज। ठीक है, निगेटिव चार्ज के केस में मतलब अगर हमारा चार्ज निगेटिव है और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, तो उसका डायरेक्शन निकालने के लिए जो चार्ज है उसको आप लोग निगेटिव लेंगे, टेकन एज निगेटिव। ठीक है, बस हमको सिंपली डायरेक्शन अगर निकालना है तो चार्ज के साइन के साथ यूज करेंगे, हमें डायरेक्शन अपने आप मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, फोर्स के डायरेक्शन में है कि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो लिखा था
मैंने यहाँ पे जो लिखा था अलोंग द फोर्स, वो पॉजिटिव चार्ज को मानते हुए लिखा था, तो मैंने बोला था यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा बोला था। लेकिन डायरेक्शन हमारा ऐसे निकलेगा कि जब भी मुझे डायरेक्शन निकालना है तो मुझे देखना पड़ेगा चार्ज कौन सा है, ठीक है। तो अगर निगेटिव चार्ज है तो हम उसका साइन ले लेंगे साथ में निगेटिव वाला, जिससे हमको आइडिया मिल जाएगा कि डायरेक्शन किधर होने वाला है। सिर्फ डायरेक्शन के लिए साइन लेंगे, बाकी और साइन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हमेशा हम लोग पॉजिटिव में ही लिखेंगे, निगेटिव में कभी नहीं लिखी जाती। मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा वो पॉजिटिव में ही लिखी जाएगी, ठीक है। बस डायरेक्शन हमें बताना पड़ेगा कि फोर्स के अपोजिट है कि फोर्स के डायरेक्शन है। ओके, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इसमें हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं कैपिटल क्यू, इसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई है ऐसे, और यहाँ पर हम लोग कोई चार्ज लेकर आते हैं क्यू नॉट, जिसकी इससे डिस्टेंस है मान लेते हैं स्मॉल आर। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट चार्ज ने यहाँ पर इस पॉइंट पर मान लेते हैं ए पॉइंट है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बनाई हुई है वो बताना है। उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। निकालना बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे फोर्स, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, तो वो होगा कांस्टेंट इंटू क्यू नॉट अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो होती है फोर्स अपॉन चार्ज, यानी कि क्यू नॉट। तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू उन्होंने निकाल के रखी है उसको पुट कर देंगे, यानी सी इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्यू नॉट पहले से था, रख देंगे, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की सी इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमारे लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा ये, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बन गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इस फॉर्मूले में देखिए सिर्फ वही चार्ज है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बनाई हुई है, वो चार्ज नहीं है जो एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो हमको इसी फॉर्मूले की ज़रूरत थी, इसलिए हम लोग को ये पढ़ना पड़ा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक टॉपिक है, वो पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हमारा आज का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है वो पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब सिंपली है कि कुछ चार्ज के अराउंड ऐसी लाइंस को बनाना जो हमें ये शो करें कि उसमें कोई जो रीजन है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किस तरह से होती हैं। तो वो वही रीजन को डिज़ाइन करना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, ठीक है। ये आपको बनाना आना चाहिए इस तरह से। अब देखिए हम लोग पेपर पे बनाते हैं तो इसी तरीके से बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 3D में अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से होती है। जैसे अगर आप देखें कैमरे पे देखिएगा कि मान लीजिए ये चार्ज है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, सामने भी है, पीछे भी है, इस साइड भी है। कहने का मतलब ये है कि इस चार्ज के अराउंड अगर आप एक स्फीयर सोचिए, स्फीयर, तो वो जो स्फीयर होगा उसी स्फीयर के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, तो वो ऐसे होंगी, ठीक है। तो पेपर में हम लोग बना सकते हैं सिर्फ ऐसे ही, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही होती हैं, ठीक है। और इनका एरो होता है बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलता हुआ। इसी की तरीके से अगर मान लो नेगेटिव चार्ज मैंने लिया तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। लेकिन आपको मानना वैसे ही स्फीयर कि स्फीयर है इसके अराउंड में, उस स्फीयर में ऐसे लाइंस जा रही हैं जो इस चार्ज की तरफ जाती हुई लग रही हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे बनती हैं,
ठीक है, दोनों आइसोलेटेड चार्ज हैं, दोनों पास पास नहीं रखे हैं, बनाने के लिए मैंने पास पास बना दिया है, दोनों आइसोलेटेड हैं। इसकी जगह पे मान लो हमने किसी लेंथ में चार्ज दिया है, मान लो हमारे पास ये सिर्फ लेंथ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएंगे? ये देखिए, इसमें ये चार्ज है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो ऐसे बनेगी, बिल्कुल यूनिफॉर्म, बिल्कुल पैरेलल, ऐसे सारी लाइंस बनानी है पैरेलल। ठीक है, और ये इधर की भी ऐसे बनेगी। अब इसमें ज़रा सोचिएगा कि ये मान लो मेरे पास ये लेंथ है जिसमें चार्ज है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, सामने भी जाएगी, पीछे भी जाएगी। तो आप ऐसा सोचिए कि इसके चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर बना हुआ है, तो इस सिलेंड्रिकल शेप के अराउंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे हैं, बस ये है कि ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म से मतलब पैरेलल है सब आपस में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म आपको याद रखना, क्योंकि हमारे लिए हमारे सिलेबस में ज़्यादातर सब यूनिफॉर्म ही है। ये इनफाइनाइट वायर के लिए हम लोग मान के चलते हैं। अगर ये फाइनाइट लेंथ का वायर होगा तो टॉप पर और बॉटम पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है, वो ऐसी होगी कुछ, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ इनफाइनाइट है, तो इसको पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए, कोई अगर वायर है हमारे पास, तो कोई प्लेट है, जिसमें हमने चार्ज दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूस चार्ज है, आप कॉन्टिन्यूस चार्ज मान के चलेंगे। अभी मैंने जो लाइन के लिए बताया था वो भी कॉन्टिन्यूस था, ये भी कॉन्टिन्यूस है। इसको अगर हम साइड से देखेंगे, ठीक है, तो हमको ये सिर्फ ऐसी दिखाई देगी, और इसमें चार्ज इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो दोनों तरफ चार्ज है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनेगी वो ऐसे बनेगी, यूनिफॉर्म बनेगी, सारी की सारी लाइंस पैरेलल बनेंगी। इधर भी ऐसे ही बनेगी, दोनों साइड होगा, क्योंकि दोनों तरफ सरफेस है ना, तो दोनों साइड होगा। और ये भी इनफाइनाइट एरिया के लिए है। अब इसको आप ऐसे सोचिएगा कि मेरे पास जैसे मेरा हाथ ये है, तो इसमें जो चार्ज है वो इस तरफ पूरा चार्ज है और इस तरफ पूरा चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो इधर होगी, ऐसे 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 ऐसे, ये सब पैरेलल होंगे। इस तरफ एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। इसी तरह इधर भी, इधर ऐसे 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 इस तरफ होगी, ना इधर होगी ना इधर होगी, ठीक है। इधर और इधर होती है, लेकिन फाइनाइट एरिया के केस में होती है। हम लोगों को सिर्फ इनफाइनाइट देखना है। तो इधर हमारी कोई नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और इधर होगी, ठीक है। और ये भी यूनिफॉर्म होगी, जो आपको याद रखना, बनानी ऐसे ही है, ये यूनिफॉर्म है, ओके। अब अगर मान लिया मेरे पास दोनों चार्ज हैं और दोनों चार्ज को मैंने पास पास रखा हुआ है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों को मैंने पास पास रखा हुआ है। ये आइसोलेटेड नहीं है, इस बार पास पास रखे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और टर्मिनेट होती है जाके नेगेटिव चार्ज पे, तो वो ऐसे होगी। इसी तरह यहाँ से निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और टर्मिनेट हो जाएगी जाके नेगेटिव चार्ज पे, यहाँ से निकलेगी टर्मिनेट हो जाएगी नेगेटिव चार्ज पे, यहाँ से निकलेगी टर्मिनेट हो जाएगी नेगेटिव चार्ज पे, यहाँ से निकलेगी टर्मिनेट हो जाएगी नेगेटिव चार्ज पे। तो इसमें सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरीके से होंगी। ओके, तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इन दोनों रीजन पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो वीक है, ठीक है। क्या है इधर? वीक है, यानी वीकर है। किससे वीकर है? सेंटर से। अगर हम यहाँ से देखेंगे ये वाले पार्ट को, तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो स्ट्रॉन्ग है,
बीच में स्ट्रांग है, इसका मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, तो अट्रैक्शन होगा इनके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट चार्जेस है तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। इस तरीके से अट्रैक्शन के फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीक क्यों है, क्योंकि देखो दूर दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे स्ट्रांग क्यों, क्योंकि पास पास है। यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब अगर मान लेते हैं मेरे पास दो सेम चार्जेस हैं, ठीक है, इधर भी पॉजिटिव ले लेते हैं, इधर भी पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड को धक्का देगी इस तरीके से। इस तरीके से ये धक्का देंगे एक दूसरे को। ठीक है, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बीच में कहीं, तो बीच में इसके कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जीरो, जिसको हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं होगा ये, एग्जैक्टली मिड पॉइंट उस केस में होगा जिसमें चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, इक्वल होंगे। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होंगे तो आपका ये नल पॉइंट उस तरफ होगा जिस तरफ का चार्ज कम होगा, ठीक है, उसके करीब होगा, उसके पास होगा। ठीक है, बाकी अगर आप देखेंगे बाकी के एरिया में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, वीक है। बाहर अगर आप देखेंगे, इस तरफ देखेंगे या इस तरफ देखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरफ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इधर स्ट्रॉन्ग है, इधर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी जो आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कुछ न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए, तो हम लोग कुछ एग्जांपल से न्यूमेरिकल देखेंगे कि न्यूमेरिकल करने कैसे हैं। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं कि मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड ए है और जिस पे चार्ज है मान लेते हैं इधर Q, इधर -Q, इधर 2Q, इधर -2Q, ऐसे मान लिया। और इस स्क्वायर के सेंटर पर, सेंटर इसका ऐसे बनेगा, मैंने डायगोनल बनाया, ये वाला जो पॉइंट है सेंटर पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। ठीक है, तो हमको पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए सबसे पहले हमको डायरेक्शन लिखना ज़रूरी। सबसे पहले डायरेक्शन निकाल लेंगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड, यानी पेन मैथमेटिक्स के लिए तब चलाएंगे जब डायरेक्शन हमको आइडिया मिल जाएगा कि डायरेक्शन का आइडिया क्या है। ठीक है, तो कैसे करना है वो देखिए। ये जो +Q चार्ज है वो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा, तो आप कहेंगे इधर बनाएगा। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया है E1। ये जो -2Q है, ये वाला -2Q है, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा, तो आप कहेंगे इधर बनाएगा। ये E2 हो गया। इसी तरीके से ये वाला जो -Q है ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इधर बनाएगा। इसको मैंने E3 बोल दिया। और ये जो +2 की है वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इधर, इसको मैंने E4 बोल दिया। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में ऐड करके हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी जो कि इस डायरेक्शन में आएगी U। तो ये हमारा जो आएगा वो आएगा E1 + E2।
और E3 और E4 वो भी सेम डायरेक्शन में है, तो उनको ऐड करने पर इधर की तरफ आएगा E3 प्लस E4। अभी मैंने वैल्यू कोई नहीं निकाली है, अभी हम सिर्फ मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो मान लो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा E डैश, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा मान लो E डबल डैश। ठीक है, तो हमारे पास दो वेक्टर आ गए हैं। अब दो वेक्टर आ गए हैं तो इनका नेट निकालेंगे, वो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। नेट निकालने के लिए हमको ये एंगल मालूम होना चाहिए। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल एंगल निकालना है, एंगल कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एंगुलर बाइसेक्टर का भी काम करते हैं। दैट मीन्स ये वाला एंगल पूरे 90 डिग्री का हाफ होगा, मतलब ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। अब अगर ये 45 हो गए तो ये एंगल कितना डिग्री आएगा? 90 आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए ट्रायंगल की। ओके, तो ये आने वाला है 90। अब अगर ये 90 आ गया है तो दो वेक्टर्स अगर उनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा होता है तो उसका नेट कैसे निकालते हैं हम लोग? उनके बीच जो नेट निकाला जाता है वो होता है अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर यानी कि ई डैश का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि ई डबल डैश का स्क्वायर। बस हमें इतना काम करना, हमारा नेट आ जाएगा। तो हमें कुल मिला के चाहिए ई डैश और ई डबल डैश, और ई डैश और ई डबल डैश ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारी मैथमेटिक्स रही। डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्शन के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ लगा लीजिए। ऐसे यहाँ एक पैरेलल लाइन खींची, यहाँ एक पैरेलल लाइन खींची, तो ये आपका जो आएगा ये आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप उधर निकाल रहे हैं। इसका डायरेक्शन निकालना है तो चाहे यहाँ पे थीटा डिग्री एंगल ले लीजिए, इससे डायरेक्शन हम लोग निकाल लेंगे। तो अगर हम सिर्फ इस ट्रायंगल में देखें, कौन से ट्रायंगल में? सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाले और ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखेंगे तो ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, बाकी होती है बेस, और ये जो है 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। तो अगर इसमें हम लोग tan थीटा लगा दें, अगर हम लोग इसमें tan थीटा लगा दें, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर किसके सामने वाली है? इस लाइन के सामने वाली है। और ये लाइन क्या है? ये है ई डैश। तो यहाँ पे आ जाएगा ई डैश डिवाइड बाई बेस। बेस क्या है? ई डबल डैश। तो हमारा जो थीटा होगा वो हो जाएगा tan इनवर्स ई डैश अपॉन ई डबल डैश। दिस इज द डायरेक्शन। इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया मेथड। अब अपने प्रोसेस पे चलते हैं। हमको अब कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन के लिए हमको पहले सबसे E1, E2, E3, E4 निकालना पड़ेगा। तो E1 की वैल्यू C इंटू E1 बना कौन रहा है? E1 बना रहा है ये वाला चार्ज, तो हो जाएगा Q अपॉन दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला जो डिस्टेंस तभी निकाल पाओगे जब डायगोनल की लेंथ आती होगी निकालना। तो देखिए डायगोनल की जो लेंथ होती है, आप पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा देंगे पूरे के पूरे स्क्वायर में तो भी निकाल सकते हो, वरना आपको मालूम होना चाहिए कि होती है √2 इंटू साइड। साइड कितनी है? A, तो √2 इंटू साइड, और ये है उसका आधा, तो इसको आधा कर दो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास आ जाएगा A अपॉन √2। ठीक है, 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरे पास A अपॉन √2। तो ये डिस्टेंस आने वाला है A अपॉन √2, जो कि सभी के लिए कांस्टेंट है। मतलब A अपॉन √2 इसका भी डिस्टेंस है, A अपॉन √2 इसका भी डिस्टेंस है, A अपॉन √2 इसका भी डिस्टेंस है, इसका भी डिस्टेंस, सबके लिए डिस्टेंस जो है वो A अपॉन √2 ही है। तो ये हो जाएगा Q अपॉन A अपॉन √2 का स्क्वायर, यानी A स्क्वायर अपॉन √2 को करेंगे तो 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से E2 अगर मुझे निकालना है तो हो जाएगा C इंटू कौन सा चार्ज था E2 के लिए? तो E2 के लिए चार्ज था -2Q। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2Q अपॉन A स्क्वायर और इंटू 2 ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से निकालेंगे E3, C इंटू E3 कौन बना रहा है? E3 बना रहा है आपका -Q वाला चार्ज, तो ये हो जाएगा Q अपॉन A स्क्वायर इंटू 2 ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से E4 निकालेंगे, C इंटू E4 कौन बना रहा है? +2Q बना रहा है, तो वो हो जाएगा 2Q अपॉन A स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, अब हमारे पास E1, E2, E3, E4 सब आ गया है। हमको चाहिए E डैश और E डबल डैश। E डैश क्या है? E1 प्लस E2, तो E डैश की वैल्यू हो जाएगी E1 प्लस E2। तो
इसको इसको ऐड करेंगे, देखो अगर सॉरी इसको और इसको ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करोगे देखो सी क्यू अपॉन ए स्क्वायर, सी क्यू अपॉन ए स्क्वायर तो सेम है, यहाँ पे खाली 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो सी क्यू अपॉन ए स्क्वायर मैंने लिख दिया यहाँ पर। इसी तरीके से ई डबल डैश अगर देखोगे E3 प्लस E4, E3 प्लस E4 को अगर देखेंगे यानी इसको हमें ऐड करना है इसके साथ, तो सी क्यू अपॉन ए स्क्वायर इसमें भी है, सी क्यू अपॉन ए स्क्वायर इसमें भी, बस यहाँ पे 2 टू 4 है, वहाँ पे 2 है, यानी ये भी आ जाएगा कितना 6 सी क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये देखिए ई डैश भी आ गया, ई डबल डैश भी आ गया। अब हमको नेट निकालना है तो हमको यहाँ पे वैल्यू रखनी है इसमें, ठीक है। तो नेट निकाल लेते हैं हम लोग। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई डैश का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 सी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस 36 सी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4, ठीक है। 36 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 72 सी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4। तो ये तो मेरा बाहर निकल जाएगा सी क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ब्रैकेट इसमें रूट में रहेगा 72 को हम अलग अलग कर सकते हैं, ब्रेक करना आपको आना चाहिए। 72 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो अगर आप देखेंगे तो एक पेयर 2 निकल रहा है, एक 3 निकल रहा है, यानी कि 6 निकल रहा है, एक 2 रह जाएगा अंदर, तो 6 बाहर आ गया, एक √2 रह गया। तो दिस इज अवर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैंने स्पीड में बताया इसलिए क्योंकि मुझे कोर्स भी जल्दी निपटाना है। जिसको नहीं समझ में आया होगा वो रिपीट करके एक बार देख लेगा दोबारा से ये कैसे आया। स्क्वायर रूट मुझे उम्मीद है निकालना आपको आता होगा। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन मैंने लिखा था tan थीटा इज इक्वल टू E1 अपॉन ई डैश अपॉन ई डबल डैश। तो ई डैश की वैल्यू हमारी कितनी है 6 सी क्यू अपॉन ए स्क्वायर, 6 सी क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। इससे डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 6 सी क्यू, ठीक है। तो देखो ये कैंसिल, हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई है 1, और tan थीटा 1 कब होता है, tan थीटा 1 होता है 45 डिग्री पर। लो भाई एंगल भी हमें मिल गया, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो 45 डिग्री एंगल पे बन रही है। ये एंगल भी आ गया, मतलब डायरेक्शन भी आ गया, वैल्यू भी आ गई, और हमें इस तरीके से ही किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q, और एक चार्ज पार्टिकल है स्मॉल q, ठीक है। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड अ पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ठीक है। अब ऐसा पॉइंट बोला गया है तो वो देखिए वो पॉइंट इस लाइन पर ही कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसी लाइन पर कहीं ना कहीं पर नेट फोर्स भी 0 होगा। तो अगर इस लाइन पे कहीं ना कहीं नेट फोर्स 0 हो रहा है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन चार्ज। तो अगर फोर्स 0 हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो रही है। तो इसी पॉइंट इसी लाइन पर कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही होगी। डिटेल में मैंने आपको फोर्सेस में बताया हुआ है, तो वो पॉइंट इनके बीच में कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। तो आप निकालने के लिए मान सकते हो कि मान लो ये पॉइंट है, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट हो, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस, अच्छा इनके बीच का मैंने डिस्टेंस नहीं लिखा है, इनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x, ठीक है। अब तरीका वही है, प्लस क्यू चार्ज का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, प्लस क्यू चार्ज का डायरेक्शन होगा ये E1, और इस प्लस क्यू चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा E2। तो देखो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसका मतलब इन दोनों को माइनस करने पर 0 आएगा अगर बराबर होंगे ये। तो हमें सिर्फ काम ये करना है कि E1 और E2 को बराबर में कर देना है, इक्वल में कर देना है, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो पहले E1 की वैल्यू लिखेंगे। E1 बना कौन रहा है,
इवन बना रहा है कैपिटल क्यू चार्ज, तो हो जाएगा सी कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है एक्स स्क्वायर। E2 क्या है, E2 कौन बना रहा है, E2 बना रहा है स्मॉल क्यू चार्ज, तो ये हो जाएगा सी इंटू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी आर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सी क्यू से सी क्यू कैंसिल हो गया, मेरे पास बच गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 1 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब सेम वही प्रोसेस है, होल स्क्वायर को एक साइड ले जाओ, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इधर से अगर हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा √1, रूट का 1 मतलब 1 ही होता है, बस प्लस माइनस दोनों एक साथ लेना हो तो ले सकते हैं हम लोग। यहाँ से x की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो r माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, इस x को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू r, तो x की वैल्यू आ जाएगी r/2। ये लो भाई, ये हमारा आंसर हो गया। ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। ओके, तो इसके आगे की बात हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे। आज के लिए इतना ही।